क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 21 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस जो एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ को जोड़ते हुए देखिए आज का जो है हमारे टॉपिक जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा, कौन से क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्र जानेंगे। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति यानी कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इंडिया टूरिज्म मार्ट, क्या न्यूज़ है इससे संबंधित। इंडिया इथियोपिया एग्रीमेंट, ठीक। और वायु प्रदूषण की आर्थिक लागत से संबंधित ग्रीन पीस, ये एक एनजीओ है एनवायरमेंट वाला, की का विश्लेषण, ठीक। तो ये जो है आज के हमारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट डे है 21 फरवरी, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 का हमारा जो है कंप्लीट प्ले ग्रुप चल रहा है, जिसमें आप लोग को जो है पूरा टेस्ट सीरीज़, पूरा स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में और पूरा का पूरा जो है पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है एक डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप के थ्रू, ठीक। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564880530 96960608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। और देखिए ये हमारा जो पहला टॉपिक है आज का कि भैया बूस्टिंग कॉपरेशन इन साउथ एशिया, और समझ लो कि संदर्भ क्या है। मोदी जी ने एक यहाँ पे वो हो रही थी एक वर्चुअल, क्योंकि कोविड चल रहा है, वर्चुअल जो है एक मीटिंग हो रही थी डॉक्टर्स की और सार कंट्रीज़ में, इंडियन ओशियन रीजन की जो 9 कंट्रीज है उनके बीच में वर्चुअल मीटिंग थी, ठीक। इसका नाम था कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, गुड प्रैक्टिसेस एंड वे फॉरवर्ड, ठीक। ये एक मीटिंग हो रही थी, वर्कशॉप हो रही थी। और इसमें सब लोग वर्चुअली जो है इंडिया और साथ में 9 कंट्रीज जो है नेबरिंग, वो सब लोग बैठे हुए थे। तो इसमें मोदी जी ने यहाँ पे क्या कहा कि भाई भारतीय, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो है मेडिकल टूरिज्म ये सब काफ़ी जो है इंडिया देखा जाए तो पूरी दुनिया में जेनरिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में डॉक्टरी के मामले में बहुत आगे हो गया है, ठीक। तो मोदी जी ने कहा कि स्पेशल वीज़ा होने चाहिए डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए, इंडिया के लिए, इंडिया वालों के लिए। और वो जो है सार कंट्रीज़, ठीक। आपका जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो है उनके कंट्रीज़ और इंडियन ओशियन रीजन जो है आपका, ठीक। जैसे ये है आपका, ये अफ्रीका हो गया, ये पूरा इंडियन ओशियन रीजन हुआ ना, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ठीक है। तो इस पूरे इंडियन ओशियन रीजन में स्पेशल वीज़ा मिलने चाहिए इंडियन डॉक्टर्स और नर्सेस को, ताकि वो कोई भी तरीके का हेल्थ जो है आपदा आती है, इमरजेंसी आती है, तो तुरंत जाके प्रभावशाली तरीके से उससे निपट सकें, ठीक। तो इसमें पाकिस्तान भी यहाँ बैठा हुआ था, ये थोड़ी बात है देखने की। अच्छा ये जो है इसमें यहाँ पे एक चीज़ है जानने वाली कि रिक्वेस्ट पर ही मतलब उनको जाना है, स्पेशल वीज़ा स्कीम चालू होनी चाहिए डॉक्टर नर्सेस के लिए, ताकि वो तुरंत तेज़ी से जाके जो है रीजन में जा सके हेल्थ इमरजेंसी निपटने के लिए। अगर रिक्वेस्ट करता है रिसीविंग कंट्री, इंडिया ये नहीं कह रहा है कि हम पहुंच ही जाएंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो हम बिल्कुल आएंगे, ठीक। ये वाली बात है। और देखिए इसमें एक और चीज़ उन्होंने बोली है इंडिया ने, एयर एम्बुलेंस एग्रीमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब अपना हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर के जरिए भी जा कर सकते हो। और एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना चाहिए ताकि वहाँ पे जो है आप हेल्थ से संबंधित, कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित कैसे लोगों तक पहुँच रही है, और जहाँ पे आप जो है डेटा को जो है पढ़ सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, संकलन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। और जो है कोविड-19 के प्रतिरोधक टीकों मतलब वैक्सीन से रिलेटेड भी प्रभावशीलता क्या चल रही है अलग अलग पॉपुलेशन में, मतलब बांग्लादेश में अलग चेक करो, नेपाल में अलग चेक करो, ये वाली चीज़ है। कोऑपरेशन और रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ वैक्सीन होना चाहिए, मतलब कि जो टीकाकरण है, जो टीके बनाए गए हैं कोविड से निपटने के लिए, उनका त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए साझेदारी या समझौता किया जाना चाहिए, ठीक। ये वाली बात है। सार कंट्रीज़ का देखिए मैंने आप लोगों को बताया एक शॉर्ट फॉर्म कि BBIN मैप्स, ठीक। क्या है, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, यहाँ पे ये जो है आपका मालदीव्स होगा, ठीक। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। और ये जो एक है क्या है आपकी क्षेत्रीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, यानी कि एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ठीक।
इंटर गवर्नमेंटल है, जियो पॉलिटिकल यूनियन है साउथ एशिया की, इसके जो मेंबर कंट्रीज है मैंने आपको बता दिया। ढाका में फाउंड हुआ था 8 दिसंबर 1985 में, लेकिन इसका सचिवालय काठमांडू में, नेपाल। ठीक। और ये यही चाहता है कि भैया आर्थिक और रीजनल जो है अखंडता बढ़ती रहे, एकीकरण क्षेत्रीय एकीकरण के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि बहुत दिक्कत हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो हिस्टोरिकल तरीके से जो रिलेशन ख़राब है उनकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई है, कॉन्फ्लिक्ट रहा। और सार्क पूरी जो सार्क का जो एक वो थीम था जो उन्होंने चाहा था, वो इंडिया और पाकिस्तान के बेहतर रिश्ते ना होने की वजह से जो है नहीं बढ़ पाया आगे। ठीक। सर्वसम्मति का अभाव, भारत का वर्चस्व, मतलब ऐसा लोगों को लगता है विभिन्न देशों के बीच झगड़ा या तनाव की स्थिति है। ये विभिन्न देश जो है इंडिया पाकिस्तान है। ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। और जो है आप लोग से मैंने पहले सार की जो है वो करा करा चुका हूँ मैं, मैपिंग की एक्सरसाइज। तो आज आप लोग को उसको रिवाइज करना होगा। ठीक। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, अब ये भी चीज़ पहले बताई जा चुकी है, अभी जो कंटेक्स्ट है उसको समझ लेते हैं। ठीक। एक महिला है शबनम, इनके एक लवर थे शाहीन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शाहीन या सलीम थे। ठीक। ये दोनों लोग जो है प्यार करते थे, और इन्होंने इनके जो फैमिली थी शबनम की वो इनके खिलाफ थी। इन दोनों लोगों ने मिलके अपने परिवार के 6-7 लोगों को मार दिया था। ठीक। 2008 में। उस चक्कर में इन लोग को जो है जेल में मतलब डेथ पेनल्टी दी गई। और अगर और शबनम का अभी क्या है कि शबनम को गवर्नर से पहले और सब कुछ करते हुए अब फाइनली शबनम का जो 12 साल का एक लड़का है वो प्रेसिडेंट से मांग रहा है, रामनाथ कोविंद जी से, कि उनकी मदर को छोड़ दिया जाए। मर्सी अपील कर रहा है। ठीक है। क्षमादान देने की अपील कर रहा है। ठीक। और इसमें अगर ये इनको क्षमादान नहीं मिलता है तो पहली महिला होंगी जब से स्वतंत्र हुआ है भारत, तो जिसको जो है फांसी की सज़ा दी जाएगी भारतवर्ष में। ठीक। तो ये वाली बात है। उत्तर प्रदेश की अमरोहा है कि वो है, बहुत ही दुर्दांत हत्या इन लोगों ने अपने परिवार की कर दी थी। और ये वाली बात है, इन्होंने सारे जितने भी इनके पास जो है कानूनी तौर पे उपाय थे सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर लिए हैं। अब जो है अब ये फाइनल इनका बचा हुआ है। बहुत मुश्किल है कि इनको जो है दिया जाएगा कि जो है क्षमादान दिया जाएगा। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट की पास आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत ही ये उनको अधिकार है, क्षमादान का अधिकार है डेथ पेनल्टी, यानी कि जहाँ पे फांसी की सज़ा दी गई है वहाँ पर उसको ख़त्म करने का। ठीक। गवर्नर जो है उसको चेंज कर सकता है, डेथ पेनल्टी को जो है ख़त्म नहीं कर सकता है कि मतलब डेथ पेनल्टी नहीं होगी, फांसी नहीं होगी, ऐसा प्रेसिडेंट कह सकता है, गवर्नर नहीं कह सकता है। ठीक। ये वाली बात है, अभी नीचे से मैं बता दूंगा। अच्छा, इंडिया में सिर्फ एक ही जेल है मथुरावली, जहाँ पे जो भी महिला कोई अपराधी है तो उसको लटकाया जा सकता है। ठीक। यानी कि उसको जो है आपका फांसी दी जा सकती है। ठीक। ये यहाँ पे इनके बारे में बताया गया जो मैंने पहले आपको बता दिया। सलीम थे इनके बहुत बड़े जो है लवर थे, और ये जो है अपोज था, और इन्होंने मतलब सलीम जो था पठान कम्युनिटी साहब, वही सब फालतू बातें, ये सब इसमें हमारे ज़रूरत नहीं है। 2010 में अमरोहा का सेशन कोर्ट, अच्छा देखो, जब भी सेशन जुड़ेगा तो उसमें बैठेगा मजिस्ट्रेट, और सेशन और मजिस्ट्रेट किस में बैठते हैं? क्रिमिनल केसेस पे बैठते हैं, ध्यान रखना, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और इसमें जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी, मतलब पहले तो सेशन कोर्ट से इनको डेथ हो की सज़ा मिल गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको मान लिया 2013 में, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना उसके 10 दिन के बाद ही जो एपेक्स कोर्ट ने स्टे कर दिया था डेथ वारंट पे, और तब से ये जो है मांग रही हैं अपना जो है किसी तरीके से बचाव करने की कोशिश कर रही हैं। पहले तो राम नाईक ने रिजेक्ट कर दिया सपना की प्ली का मर्सी के लिए, क्योंकि गवर्नर कर ही नहीं सकता। उसके बाद जो है इन्होंने मुखर्जी, जो प्रणब मुखर्जी जी थे 2016 में, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दी थी मर्सी प्ली। अब ये फिर से जो है मांग रही हैं, अपने लड़के के थ्रू करवा रही हैं। ठीक। तो पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की 19 आर्टिकल 72 के अंतर्गत, इसमें क्या है कि वो क्षमादान कर सकता है, दंड का लघुकरण कर सकता है, मतलब रेस्पाइट भी कर सकता है, परिहार करने, विराम देने तथा प्रविलंबन का आदेश। ठीक। तो देखिए, जो पनिशमेंट है उसको क्षमा कर दो, पूरा ख़त्म ही कर दो, कोई पनिशमेंट नहीं, समझ में आया? फिर या तो जो है रेमिशन कर दो, कुछ मतलब छोटा कर दो आप, 10 साल की सज़ा थी 8 साल कर दो। ठीक।
रेस्पाइट कर दो कुछ टाइम के लिए। मान लीजिए जैसे कोई है बीमार है तो उसको कुछ टाइम के लिए जो है उसको पनिशमेंट को थोड़े टाइम के लिए अभी रोक दो, ठीक। और इसके बाद रिप्राइव है, मतलब जो है आपका, अब इसमें देखो एक चीज़ समझने वाली है कि रिप्राइव में ये होता है जब भी डेथ पेनल्टी किसी को दी गई है तो उसको कुछ समय तक के लिए स्टे कर दिया जाए। और रेस्पाइट में क्या होता है, जो भी ओरिजिनली मान लीजिए जो भी सेंटेंस दिया गया था उसको छोटा कर दिया जाए। रेमिशन में क्या है कि अवधि छोटी कर दी जाती है, ठीक। इसमें जो रेस्पाइट ये है कि किसी कारण, कारण क्या है इसके पीछे, कि कोई दिव्यांग है या फिर प्रेग्नेंट है महिला, तब जो है आपका रेस्पाइट का यूज़ करेगा प्रेसिडेंट, और उस जो भी ओरिजिनल जो सेंटेंस दिया गया था उसको छोटा कर देगा, ये वाली बात है, ठीक। और इसके अलावा जो है सस्पेंड सेंटेंस जो होता है, ये तो पनिशमेंट की बात हो गई। जो सेंटेंस है, ठीक, जैसे उसने बोला कि 10 साल या जो भी सेंटेंस दिया गया है, जो भी सज़ा सुनाई गई है, सज़ा ये पनिशमेंट वाली हो गई। जो भी इन्होंने जो सेंटेंस दिया गया है, ठीक, इसमें जो है सस्पेंड कर सकता है कुछ टाइम के लिए, रेमिट भी कर सकता है कि कम ज़्यादा कर दे, कम कर दे, कम्यूट भी कर सकता है, मतलब उसको एक्सचेंज भी कर सकता है, ठीक। लाइफ जैसे डेथ पेनल्टी को वो कह देगा अच्छा ठीक है लाइफ टाइम तुम्हें जो है इम्प्रिजनमेंट है, ये वाली चीज़ है, तो एक्सचेंज भी कर सकता है सेंटेंस को। ये प्रेसिडेंट की पावर्स हैं। और प्रेसिडेंट ही सिर्फ जो है, देखिए कोर्ट मार्शियल से किसी को डेथ पेनल्टी मिली है उसमें प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता है। किसी को भी डेथ पेनल्टी मिली है उसको क्षमादान, पार्डनिंग करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट को है, गवर्नर को नहीं है। उसके आर्टिकल नंबर 161 के अंतर्गत जो क्षमादान की पावर दी गई है उसके भी अंदर, ठीक। आपका देखिए यहाँ पे क्या है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, स्कोप जो है इसका काफ़ी वाइड है प्रेसिडेंट का, गवर्नर का स्कोप कम है, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर आप देख किसी कोई आपसे पूछ ले कि बताइए डिस्क्रिशनरी यानी कि विवेकाधार जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो किसकी ज़्यादा है, तो वो गवर्नर की ज़्यादा होंगी, ठीक। और जो पावर जो प्रेसिडेंट की है कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल वाली जो है पनिशमेंट है या सेंटेंस है उसको भी देख सकते हैं, डेथ पेनल्टी को भी कर सकते हैं, ये वाली बात है, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता है। कई बार चीज़ बताइए, अब तो याद रहेगी। इंडिया टूरिज्म मार्ट, अब हर्षवर्धन जी जो है हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, उन्होंने एक सेरेमनी चलाई, मतलब थर्ड इंडिया टूरिज्म मार्ट चल रहा था, उसको उसका जो इनॉग्रल सेरेमनी थी उसमें आके कुछ बोल वचन किए। ये जो इंडिया टूरिज्म मार्ट होता है ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, ये करता है फेथ। फेथ जो है इसका फुल फॉर्म समझना जरूरी है, फेडरेशन है ये, एसोसिएशन का, ठीक, मतलब संघ का ये महासंघ है, ठीक, जो कि किससे संबंधित है, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी से। तो बहुत बड़ा, मतलब जो कई सारे इसमें संघ रिलेटेड होंगे टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी एक बात ध्यान रखना, कई लोग समझते हैं हॉस्पिटल से संबंधित है, नहीं। आपको जो है बढ़िया बढ़िया जो है सर्विसेज देना, होटल्स वाला है और उससे संबंधित होता है हॉस्पिटैलिटी, जो हॉस्पिटल से संबंधित नहीं होता है। कई लोग को ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये इसने कराया था, उसका थर्ड जो वाला जो इंडिया टूरिज्म मार्ट चल रहा था। और इसमें क्या होता है कि कई सारे कंट्रीज़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 250 डेलीगेट ने वर्चुअली ही किया क्योंकि अभी कोविड के चक्कर में लोग आ जा नहीं रहे हैं। 60 कंट्री के 250 डेलीगेट्स ने, ठीक, प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इसमें यह है कि कई सारे जो है अधिकार इस कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया भर के जरूरतमंद खरीदारों और उनसे संबंधित भारतीय प्रदर्शकों यानी कि एग्जीबिटर को एक ही मंच पर लाया जा सका, और फिर वो बताएंगे कि भैया हम प्रदर्शित कर रहे हैं, वो जो है वो बताएंगे कि हाँ हमें क्या क्या खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये सारी चीज़ें हैं। इस मार्ट का जो है महत्व क्या है कि एक तो दुनिया जो है कोविड से निपटने के बाद अब फिर से जो है वापस अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही है, तो टूरिज़्म और जो है ये हॉस्पिटैलिटी ये काफ़ी बड़े सेक्टर हैं। इससे काफ़ी कमाई भी हो सकती होती है, कई जो है लोगों को रोज़गार भी मिलता है, और जो है देश पूरी दुनिया में जो है कल्चरल और सांस्कृतिक और ये कार्यक्रम भी एक दूसरे से बढ़ते हैं, ह्यूमन जो है इंटरेक्शन बढ़ता है, ठीक। कंट्रीज पनपने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से मतलब उठने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि जो है जो भी इधर उधर जाएंगे उसमें हेल्थ वेल्थ के कंसर्न्स को ध्यान दिया जाएगा। इंडिया जो है काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा, लेकिन अभी के अब देखो हर्षवर्धन जी जो हैं आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं, तो उन्होंने अगर इसमें कुछ बोला है तो देखिए स्वास्थ्य रिलेटेड तो हो गई, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको आप ध्यान दिया करिए ऐसे।
तो इसमें देखिए इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा जो है डेस्टिनेशन बन गया है। ओवरऑल तो है ही है, क्योंकि ताजमहल है हमारे, ऐसी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है इंडिया को। अब देखो कुछ यहाँ पे उनकी नेमिंग है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या निर्माता है हम फार्मास्यूटिकल, यानी दवाई ववाई बनाते हैं। वैक्सीन भी बहुत बड़े लेवल पे करते हैं इंडिया ने। अभी एक टर्म चल रहा है आजकल, वैक्सीन डिप्लोमेसी। ठीक, इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी। अब इसमें इंडिया ने कई लोगों को तो फ्री में भी दिए हैं वैक्सीन्स, और कई लोगों को कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक तौर पे भी दिए हैं। ठीक, मतलब खरीदने पे दिए हैं, फ्री भी है कमर्शियल भी है। और WHO से जो है पहले उन्होंने ले ली थी अपनी मतलब अनुमति कि जो है हाँ पब्लिक कॉज के लिए और उसके लिए जो है वैक्सीन बना के हम दो लोग तक पहुंचाना चाहते हैं पब्लिक के लिए। ठीक, और इन वर्ल्ड स्टेज में जो है ये इंडिया ये भी दिखा रहा है इस वाले जो इंडिया टूरिज्म मार्ट के जरिए कि अगर वर्ल्ड स्टेज में कोई इस तरीके का होता है और हेल्थ से संबंधित हो तो इंडिया उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। फेथ जो है ये 2013 में चालू हुआ था। ये सभी राष्ट्रीय संघों जो कि हेल्थ और सॉरी टूरिज्म और आपका हॉस्पिटैलिटी से संबंधित है, तो उसका नीति का महासंघ है ये। ठीक, पॉलिसी फेडरेशन है ये, पॉलिसी ये बनाता है और ये रिप्रेजेंट करता है जो भी टूरिज्म ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है इंडिया में सबको। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो संबंधित है भारत इथियोपिया समझौता से, और इसमें दो समझौते अभी हुए हैं इंडिया और इथियोपिया के बीच में। इसकी मैपिंग एक्सरसाइज अभी नीचे करवाऊंगा आपसे। वीज़ा फैसिलिटेशन और लेदर टेक्नोलॉजी, चमड़े से जो है प्रौद्योगिकी से संबंधित, और वीज़ा का फैसिलिटेशन, आराम से आ जा सकें लोग, घूम सकें, ये है यहाँ पे अभी जो है समझौता हुआ है। ये किसने किसने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे आपके इथियोपिया के और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे जयशंकर, इन्होंने किया। और इन्होंने मतलब कई सारे और भी जो है अपने बढ़ा दिए इथियोपिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं, जैसे कि डिफेंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, ठीक, सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग पर बल दिया है। ठीक, काफ़ी बलबला रहे हैं दोनों के दोनों। और देखिए इथियोपिया और भारत संबंध जो है आपका ये बहुत पुराने हैं। 1948 में जो है लीगेशन के तौर के उदंतियों के तौर पे जो है हमने चालू किया, लेकिन एम्बेसडर जो है राजदूत को भेजना करना वो जो 1952 से चालू हुआ। इंडिया ने एम्बेसी चालू करी एडिस अबाबा में, जो इथियोपिया की कैपिटल है, और इथियोपिया ने न्यू दिल्ली में अपनी जो है एम्बेसी दूतावास बनाया, और काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं। इंडिया का मतलब जो है वो चाहती भी है इथियोपिया की इंडिया को राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस, ठीक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले। अभी 5 जो हैं वो कौन कौन से देश हैं बताइए। ठीक, तो एक तो USA है, आपका UK है, ठीक, रशिया है, चाइना है। पांचवा वो कौन सा देश है, ये थोड़ा सा शायद ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, आप लोग जरूर आंसर करोगे, मुझे मालूम है इसका सही से। और ये यहाँ पे जो है इथियोपिया एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल टेररिज्म को जो है रोकने की दोनों ही बात करते हैं। यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र में कुछ कुछ सुधार होने चाहिए, क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटना, इन सब पे जो है हम दोनों लोग ही जो है इत्तेफाक रखते हैं, मतलब सेम थिंकिंग की है। ठीक, आपका व्यापार और पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया जो है कई जो है इथियोपिया का टॉप मतलब जो है ऊपर वाले सारे डेवलपमेंट में, व्यापार में इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। इंडिया जो है थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इथियोपिया का। ठीक, मतलब इथियोपिया से कई लोग व्यापार करते होंगे तो थर्ड नंबर पे जो है इंडिया करता है। इंडिया इथियोपिया मान लीजिए 100 रुपये का अगर इंपोर्ट करता है तो उसमें से 11 रुपये का जो इम्पोर्ट है वो कहाँ से आता है, इंडिया से आता है। ठीक, और इंडिया जो है इससे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, देखिए दवाई तो भेजेगा ही भेजेगा, और इंडिया और जो है मशीनरी, प्लास्टिक, केमिकल्स, ये सारी चीज़ों का जो है निर्यात करता है इंडिया, और आयात करता है इथियोपिया। इथियोपिया एक बहुत बड़ा रेसिपिएंट है लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक, कंसेशनल, मतलब कि जो लोन वोन देता है इंडिया वो भी मतलब कम पैसे पे, उसका बहुत बड़ा जो है रेसिपिएंट है इथियोपिया, ये प्राप्त करता है। ठीक,
और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है कंट्री में। पहला पता है कौन होगा? चाइना ही होगा। ठीक है। अच्छा, इथोपिया देखो, ये वाला यहाँ पे इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देख रहे हो आप, ये गेंडे के मतलब जो होती है उसकी तरह नहीं लग रही है, हॉर्न की तरह। और इसमें ये इथोपिया जो है ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ध्यान रखना। ठीक, देख रहे हो, ये डायरेक्टली जो है कहीं पे भी जो है ये महासागर से जुड़ नहीं रहा है। देखो ये कहीं नहीं जुड़ रहा है। केनिया, साउथ सूडान, सूडान, इरिट्रिया, डिजिब्यूटी, सोमालिया, इन इससे जो है ये घिरा हुआ है सब जगह से। इस लेक का नाम आप लोग को बताना है। ठीक, युगांडा से नहीं जुड़ा हुआ, ध्यान रखना। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि ग्रीन पीस ने एक एनालिसिस करी है कि एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या आर्थिक लागत हो, मतलब क्या आर्थिक नुकसान होता है। ग्रीन पीस आपका जो है इन्वायरमेंट वाला एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है। और ये बताता है कि भैया किस तरीके से लॉकडाउन लगा लेकिन एयर पोल्यूशन तब भी एक सीरियस पब्लिक हेल्थ बना रहा हमारे देश के। उन्होंने 6 जो है सिटी लिए हैं बड़े बड़े, दिल्ली और मुंबई, इन सबको। उसमें बोला है कि ये काफ़ी हमारी आर्थिक जो व्यवस्था होती है उसको भी बहुत बुरी तरीके से हर्ट करती है। ठीक, इस रिपोर्ट का नाम क्या था? ग्रीन पीस कॉस्ट टू इकोनॉमी ड्यू टू एयर पोल्यूशन एनालिसिस 2021। और जो है इसमें ये कहा है, देखिए कि 1200, इसमें देखिए 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे जो है आपका कितना हो गया? 12,365 करोड़ रुपए जो है इन 6 इंडियन सिटीज़ में इकोनॉमिक लॉस होता है एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक, और ये काफ़ी जो है वो है नुकसानदायक है, चिंताजनक है। और देखा जाए तो हर साल जो है पूरे वर्ल्ड में 1,60,000 मौतें एयर पोल्यूशन की वजह से हो जाती हैं। 25,000 जो है अवॉइडेबल डेथ, मतलब जिसको डेथ को हमें रोका जा सकता था, मुंबई में हुई 2020 में एयर पोल्यूशन की वजह से। इसी तरीके से बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, यहाँ पे भी ऐसी डेथ हुई जिनको हम रोक सकते थे एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक, जो पोल्यूटेड एयर है वो कैसे क्या करती है, डेथ के चांसेस कैसे बढ़ा देती है? कैंसर, हार्ट स्ट्रोक जो है पड़ने से, अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। और कोविड-19 के सिम्टम्स जो हैं वो भी उनको भी बढ़ावा दे सकता है। मान लीजिए किसी को अस्थमा है तो उसको कोविड-19 ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, आपने सुना होगा ऐसा। और व्हीकुलर पोल्यूशन जो है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, मतलब कार वार से जो पोल्यूशन निकलता है। ठीक, इसमें हाइड्रोकार्बन जो है आपका वोलेटाइल जो है आपका, वो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी है, वीओसी, ये सब होते हैं। ठीक, ये जो है बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो एयर क्वालिटी को ख़त्म करता है, ख़राब करता है। और इसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन और अदर रीजंस हैं। कंस्ट्रक्शन में PM2 पार्टिकुलेट मैटर जो है आपने सुना होगा 2.5 होता है। तभी के लिए आजकल बिल्डिंग जो जैसे शहरों में देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें एक ग्रीन चादर सी डालते हैं ताकि जो है हवा में ना उड़े। ठीक, और अगर आपको नहीं दिख रही तो वहाँ पे आप लोकल एरिया में पर्यावरण वाले जो भी हैं। अच्छा, पॉल्यूशन को एक बहुत ही, अभी मैंने थोड़े दिन पहले बताया था इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पॉल्यूशन को इंडिया में सेंट्रल लेवल पर जो है कि लागू करना, एयर पोल्यूशन को ना हो, ठीक, इसके लिए कौन सी संस्था है और क्या वो वैधानिक है, यानी कि स्टैट्यूटरी है? ठीक, पहले तो नाम बताइए फिर उसका बताइए कि स्टैट्यूटरी है कि नहीं, मतलब लॉ बना है उस पर पार्लियामेंट के द्वारा कि नहीं। अच्छा, रीज़न क्या है? इंडियन अर्बन सेंटर जो है माइग्रेशन की वजह से कई लोग जो है सच अपना साक्षरता के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जो है आपका माइग्रेशन कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ में। ठीक, और उसकी वजह से जो है कंजेस्टेड होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राइवेट कार लोग यूज़ कर रहे हैं, पेड़ का काटा जा रहा है और नए नए हाउस बनाए जा रहे हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है। माइग्रेंट वर्कर को इसमें यहाँ पे इन्होंने मतलब एक वो बना दिया है कि रीज़न है मेन, और उसकी वजह से जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है। पता नहीं एक खाली माइग्रेंट वर्कर्स की वजह से हो रहा है, तो और भी कई हो सकते हैं, इस पे इन्होंने फोकस किया है। और माइग्रेंट वर्कर्स कौन से? वाइट और ब्लू कॉलर दोनों ही। ब्लू कॉलर क्या होता है? ज़्यादातर मीनियल और मैनुअल वर्कर्स जो होते हैं उनको ब्लू कॉलर बोला जाता है। आपका ऑफिस गोइंग डेस्क जॉब करने वालों को वाइट कॉलर बोलते हैं। ठीक, आपका देखिए अब यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की बात हो रही है। 2.5 माइक्रोमीटर है, ये डायमीटर होता है। मान लीजिए कोई कण है छोटा जो हमें दिखता ही नहीं है,
उसका डायमीटर है 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक, कभी वहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ ले, क्योंकि ये 2.5 हम लोग खूब पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भैया रेडियस जो होता है 2.5 माइक्रोमीटर होता है, तो हमने अगर ध्यान नहीं दिया है इस चीज़ पे तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। और ऐसा फिर आप लोग लगे यार बताओ इस पे ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही क्वेश्चन बना देता है वो। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और विजिबिलिटी भी कम कर देता है। एंडोक्राइन डिसरप्टर है जो अंतःस्रावी जो व्यवधान करता है। इंसुलिन को रोकता है, सीक्रेट नहीं होने देता, उसकी वजह से इंसुलिन क्या है हमारे हमें जो है डायबिटीज़ हो सकता है। ठीक, तो इसी तरीके से आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट सेक्शन पे, कौन बनेगा आईएएस से। इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं उसको हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा सकते हैं कि नहीं, उसको देखते हैं कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। ठीक, 2020 में आपका ट्री सिटी ऑफ वर्ड ऑफ द वर्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ड जो है उससे संबंधित कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं ये बताया गया है, ये पूछा गया है। भोपाल को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता दी गई, क्या ये सही है कि गलत है? जो भी आपको सही लगे तो सही लगाइए, नहीं गलत है तो गलत लगाइए। उसके बाद क्या है कि ट्री सिटी जो वर्ल्ड प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड फोरम ऑन जो है शहरी वन जो है 2018 में इटली में। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तीसरा स्टेटमेंट ये है कि जो ट्री सिटीज़ हैं वर्ल्ड प्रोग्राम का इज एन इनिशिएटिव टू रिकॉग्नाइज सिटीज़ कमिटेड टू मैनेजमेंट ऑफ अर्बन फॉरेस्ट एंड ट्रीज। ठीक, ट्री सिटीज़ जो वर्ल्ड प्रोग्राम की हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं जो भैया शहर में वन वन होना चाहिए, ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, तो वो बना रहे उसके लिए है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? अब देखिए ये स्टेटमेंट काफ़ी जेनरिक है, सही लग रही है। अगर आपको पढ़ी हो तभी करना, गैस मत करना। क्वेश्चन में गैस तब नहीं करना चाहिए जब आपका निगेटिव मार्किंग हो, 1/3 बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए हैदराबाद होगा पहले स्टेटमेंट में, तो पहला वाला ही गलत है, इसलिए ओनली वन ए आंसर हो जाएगा। हैदराबाद बनाया गया है और ये इंडिया की तरफ से ओनली सिटी है और जिसको इसमें जोड़ा गया है। और ये वाले जो रिकॉग्नाइज ये 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, ये कौन लाता है? संयुक्त राष्ट्र का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ अरबोर डे फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर इसको करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसके बाद जो है अगला जो है हमारा क्वेश्चन किससे संबंधित है? सर्टिफाइड जूट सीड्स, प्रमाणित जूट बीज से संबंधित है। और इससे संबंधित कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं पूछा गया है। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जूट आई केयर प्रोग्राम चालू किया है, जिसके तहत प्रमाणित जूट बीज, अच्छा बीज प्रमाणित वाले लेंगे और फिर उससे जूट अच्छे से उत्पादकता वो सब चीज़ें हो सके, उससे संबंधित है ये, इतना समझ में आ रहा होगा। वितरण योजना को चालू किया था। जूट आई केयर प्रोग्राम किससे संबंधित है? जूट सीड, जो सर्टिफाइड जूट सीड है उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है गलत आप लोग को बताना है। यूजेस जो है इसकी वजह से क्या है कि क्वालिटी जूट की बढ़ेगी, उत्पादकता भी बढ़ेगी 15% से, और इनकम भी बढ़ेगी जूट फार्मर्स की। ठीक, 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर में कितना 2.5 एकड़ होता है। ठीक, या फिर हेक्टेयर में आपका जो है 10,000 स्क्वायर मीटर भी होता है। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए मतलब। ठीक, इसके बाद का सर्टिफाइड सीड जो होते हैं वो एक तरीके से आपका प्रोजनी है आपका फाउंडेशन सीड का। ठीक, फाउंडेशन सीड जो भी बन रहे हैं उसका जो है प्रमाणित बीज एक संतति होता है, प्रोजनी होता है, मतलब उससे प्रोड्यूस किया जाता है फाउंडेशन सीड से। और ये मतलब मेंटेन करता है स्पेसिफिक जीन आइडेंटिटी, मतलब ये जो भी हम चाहते हैं कि सर्टिफाइड ये करें G90, मतलब कई सारे जैसे होते हैं डीएनए वीएनए उसका, तो उसमें जो है आपका एक निर्दिष्ट जीन आइडेंटिटी को ही हम मेंटेन करते हैं ताकि प्योरिटी और जो है जो भी मानक बनाए गए हैं उसको हम जो है बनाए रखें। ठीक, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है एक MOU साइन किया था नेशनल सीड कॉरपोरेशन के साथ में, ताकि जो है वाणिज्यिक तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके 1,000 मीट्रिक टन सर्टिफाइड जूट सीड बाई 2021-22 के साल में। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए, जितना आप लाइक करोगे, जितना आप शेयर करोगे, जितना आप जो है लोगों तक इसको पहुँचाओगे उतना बढ़िया होगा, सभी का फ़ायदा होगा। रोज़ सुबह 6 बजे आप लोग के लिए आता है करंट अफेयर, जिसमें सारी चीज़ें कम समय में आपको पूरा कराया जाता है, आपको जो है होमवर्क वैल्यूएशन सब कराया जाता है। अगर आप लोग को इसी तरीके से हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। हमारे कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहे हैं यूपीएससी और ईपीएफओ के।
जय हिंद जय भारत। ऑल द वेरी बेस्ट है। कल फिर से मिलेंगे 6 बजे।